नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उच्च शिक्षा संगम विद एआई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी कोसी का घटवार, जिसके लेखक श्री शेखर जोशी जी हैं। तो आइए सुनते हैं। अभी खप्पर में चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक घेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे जानने के लिए कि कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वो बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वो बुदबुदाया, साला सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। अरे सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रुपाई सब पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां तक सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गोलों के किनारे की घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का ये घट, पर इसकी भी चाल ऐसी है कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिर्र छिर्र की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वो शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहां सुनाई दी जाए। पुरानी फौजी पैंट को घुटने तक मोड़कर गुसाई पानी के गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फरलांग चलकर वो बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वो उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सरकर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, हो अरे यहां लंबर देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है। अच्छा ऐसा करो, ऊपर उम्मेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वो बोला, अरे जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर लगा दोगे क्या? गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला ऐसे चीखे जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं ना सुन सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, अरे यहां जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वो आदमी लौट गया। मिल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते हुए कुंदे खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ाहट के साथ धुएं के बादल छोड़ने लगा। ऊपर घट में अभी भी खसखस की आवाज के साथ पाट चल रहा था और किटकिट करके खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़ियां पाट पर टकरा रही थीं। छर छर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथर के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं कोई चिड़िया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय कोई स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा कि क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो जाता ही घट के अंदर पड़े पिसान के थैले को देखकर। अरे 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा तो होता। कभी कभी गुसाई को ये अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का ये अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वो जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। यहां तक कि पालतू कुत्ते बिल्ली तक का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का? अरे जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। घूल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवट को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद। गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत ये अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता पुरानी, बहुत पुरानी बातें। वो भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था।
लॉन्ड्री की धुली, नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध है। उस बार की छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाखी था। सर पर क्रॉस खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ते नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी में वो पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछी पड़ी थी, लोगों को बैठने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चनागढ़िया हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वो वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, अरे भाई आजकल गुसाई को देखकर सोनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी के गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पत्ते के लिए जंगल जाते देखकर वो छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर कांफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटनों पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा कांफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल कांफल। खेल खेल में कांफल की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। तब कांफल का गाढ़ा लाल रस उसके पैंट पर गिर जा था। लक्ष्मा ने कहा था, अच्छा इसे यहीं रख जाना, मेरे तो पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वो खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंसती थी। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। हाँ, अरे तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, ये कुछ ऐसे ही कुछ कहा था। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तूरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। अरे जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़ी तिरछी बात चलवाई थी। उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे ये कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जीती की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। 10 साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा। अरे तुम्हारे गांव के नजदीक की है, पता नहीं क्या नाम है, लक्ष्मा करके कुछ, हाँ कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कि आखिर कौन सा बहाना बनाकर वो किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशन ना करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला स्टूडेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने के एक दिन पहले वो मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। नाथ हजूज की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वो सोचता आया है कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो अवश्य कहेगा कि वो गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वो कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी वो नहीं जानता। लड़कपन के संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदान में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता और लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वो पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन इस वॉलंटरी ट्रांसफर लेने वाले की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम सबसे ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वो गांव लौटा है। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा है। लक्ष्मा का हठ उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे ये तपती रेत, पंचक्की की खटर-पटर और महल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रभ गुड़गुड़ाहट। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सिर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे।
कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वो बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वो तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वो आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिलिया को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वो जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिर छिर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्के के ऊपर वाले पाट की घिस करती हुई रगाहट का हल्का धीमा चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना, अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। तो ये था इस कहानी का पहला भाग। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए उच्च शिक्षा संगम विद AI के साथ। जल्दी मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।